स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में। हमने अपने पिछले वीडियोस में हिस्ट्री में देखा था, उसके आगे चले थे। जहाँ तक हम लोगों ने देखा था उससे तुरंत आगे। तो देखिए आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1.2.1 यानी दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट है। 2.1 इज क्लियर हियर। यहाँ पे 2.1 को मैं क्लियर कर रहा हूँ पूरी तरीके से। देखिए वहाँ पे पढ़ना क्या क्या है, दो विषय पढ़ना है वहाँ सीधा सीधा। पहला विषय आपका है अरिस्टोक्रेसी और दूसरा है द न्यू मिडिल क्लासेस। देखो ये जितना लगता है देखने में कॉम्प्लिकेटेड वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये बहुत ही आसान है। तो देखिए बारी बारी से दोनों को हम लोग समझेंगे। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, देखिए तो पहले मैं इनके नेचर को समझाऊं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये कौन लोग थे। तो ये सामंत वर्ग के लोग थे, ये वैसे लोग थे जो शासन करते थे, समझ आई बात, और उनके पूरे फैमिली इस वर्ग में आते थे। तो चलिए सामाजिक और राजनीतिक तरीके से यानी सोशली एंड पॉलिटिकली इट वाज ए डोमिनेंट क्लास इन द होल कॉन्टिनेंट, यानी ये पूरे जो कॉन्टिनेंट का ये सबसे वर्चस्व वाला समाज था। इनका खूब चलता था पूरे समाज में और राजनीति में इनकी खूब पैठ थी, यानी कि ये समाज को शासन करना और समाज को चलाना ये कार्य ये किया करते थे। पहली बात समझ आई। आगे हम लोग चलते हैं। इनके जो मेंबर्स होते थे वो एक तरह का जीवन जीते थे, यानी चाहे वो अगर अरिस्टोक्रेसी अगर फ्रांस का है तो वो भी एक जैसा जिएगा, अगर वही अरिस्टोक्रेसी जो है अगर दूसरे जगह का है जैसे मान लेते बेल्जियम का या जर्मनी का या ब्रिटेन का, तो सारे लोगों का जो जीने का जो तरीका होता था लाइफ स्टाइल वेयर सेम, चाहे वो कहीं के हो किसी भी जगह पर रह रहे उनका जीवन एक जैसा होता था। दो पॉइंट्स हमने देखा, पहला देखा सामाजिक और राजनीतिक तौर पे ये क्या था, इनका वर्चस्व था पूरे कॉन्टिनेंट में। दूसरा हमने देखा कि ये इनका जो जीवन होता था चाहे वो कहीं के भी हो इनका जीवन एक जैसा होता था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरे पॉइंट देखिए, Their families were connected by ties of marriages, यानी उनके जो परिवार होते थे वो शादी के समूह संबंध से जुड़े होते थे एक दूसरे से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और ये उदाहरण बड़ा ही मेरा फेवरेट उदाहरण है। देखिए बॉम्बे पर शासन किया पुर्तगालियों ने। पहले पुर्तगालियों ने आकर के बॉम्बे को क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटेन वाले लोग हमारे देश में आए तो हुआ क्या, पुर्तगाल और अंग्रेज यहाँ पे एक शादी का संबंध होता है। मतलब कि जो फ्रांस की जो पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी उसका शादी होता है तय होता है इंग्लैंड के प्रिंसेस के साथ। तो जब ये शादी होती है तो दहेज के तौर पे बॉम्बे दहेज के तौर पे किसको दे दिया जाता है, अंग्रेजों को दे दिया जाता है। आपको पता होगा लड़की वाले क्या करते हैं, दहेज देते हैं। तो पुर्तगालियों ने अपनी बेटी तो दी ही और साथ ही साथ दहेज पे क्या किया, बॉम्बे भी पुर्तगालियों ने दे दिया किसको, अंग्रेजों को। तो ये आपने देखा कि एक उदाहरण मैंने देकर के आपको समझाया कि कैसे ये अलग अलग देशों के लोग होते थे लेकिन शादियों के संबंध आपस में ही जोड़ते थे, यानी कि एक तरह से इनका नेटवर्क होता था। शादी करेंगे तो अपने लोगों में करेंगे, है ना। आगे चलते, इनकी संख्या बहुत ही कम थी। दे वर वेरी छोटी सी संख्या थी इनकी, बहुत ही बड़ी संख्या नहीं थी। दे वर वेरी वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी थी। पहली बात, सोशली एंड पॉलिटिकली दे वर डोमिनेंट क्लास थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट। सेकंड थिंग, दे लिव ए कॉमन वे ऑफ लाइफ। Third, they were connected by the ties of marriages, and the fourth, their number was very small. Have you got it? Is it clear? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है दूसरा तबका, न्यू मिडिल क्लासेस। देखिए न्यू मिडिल क्लासेस बड़ा ही आसान है समझना। आप लगातार इस वीडियो को इधर उधर नहीं करिए, बस सीधा सीधा वीडियो को देखते रहिए। ये इतना आसान है, मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इसको बड़ी शॉर्ट पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, इसको इलाबोरेट भी कर सकते हैं। मैंने इसको इसलिए बढ़ा किया ताकि मैं आपको शब्दों को समझा सकूं। देखिए इमर्जेंस का मतलब होता है उदय होना या उद्भव होना। तो जैसे जैसे दो चीजें हो रही थी, शहरों का विकास हो रहा था, ग्रोथ ऑफ टाउन हो रहा था, और नए नए कॉमर्शियल क्लासेस का जन्म हो रहा था। कॉमर्शियल क्लास माने वो लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए थे, कॉमर्शियल क्लास। तो ये कैसे आए, तो ये इनकी शुरुआत हो गई प्रोडक्शन फॉर मार्केट से। अब देखिए बच्चे आपको समझना होगा प्रोडक्शन फॉर मार्केट।
अगर हम लोग अपने यूज के लिए अगर कोई भी चीज करते थे तो घर में निर्माण करते थे और कपड़े उपड़े पहन लेते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगा तो अब क्या हुआ कि अब जरूरत हो गई प्रोडक्शन करने के लिए, मार्केट के लिए। समझ आई बात? तो वो औद्योगिकरण इसको बोलते हैं, इंडस्ट्रीज को अगले पॉइंट में हम लोग डील करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये बता रहा सिर्फ कि जैसे शहरों का विकास हुआ और कमर्शियल क्लासेस जैसे ही आए तो इसके पीछे का कारण क्या था? प्रोडक्शन फॉर मार्केट। यानी जब मार्केट में चीजें प्रोड्यूस कर दी गई तो कमर्शियल लोगों की जरूरत पड़ गई और धीरे धीरे शहर का विकास भी हो गया। समझ आई बात? तो ये पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड है, अक्सर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। तो देखिए धीरे धीरे क्या हुआ इंग्लैंड में, देखिए कब, यहाँ पे मैंने बताया है इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, सेकेंड हाफ ऑफ, फर्स्ट हाफ ऑफ क्या है, ये सब प्रॉब्लम से मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि हम इसे कैसे समझे, फर्स्ट हाफ को कैसे समझे, सेकेंड हाफ को कैसे समझे। हैव यू गॉट इट? तो चलिए इस पार्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि आपको जब हिस्ट्री में ये नहीं समझ आएगा तो कुछ नहीं समझ आएगा। फर्स्ट हाफ क्या था, सेकंड हाफ क्या था, फर्स्ट डिकेड क्या था, सेकंड डिकेड क्या था, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर कराता हूँ। सबसे पहले 10 इयर्स के काल को कहते हैं डिकेड। हैव यू गॉट इट? 10 सालों का जो काल होता है उसे हम लोग डिकेड कहते हैं। यही जब 100 इयर्स का काल हो जाता है तो उसे हम लोग सेंचुरी कहते हैं। हैव यू गॉट इट? और यही अगर 1000 इयर्स का अगर हो जाता है तो उसे हम लोग मिलेनिया कहते हैं या मिलेनियम कहते हैं। चलिए ये तो 3 चीजें क्लियर। अब आते हैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ पे आते हैं। तो चलिए फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट हाफ में देखिए क्या था, फर्स्ट हाफ ऑफ क्या कहा गया वहां पे, 18th सेंचुरी। सॉरी वहां सेकेंड लिखा, लेकिन मैं आपको पहले ये समझा दूं। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, तो पहले 18th सेंचुरी समझना है। तो देखिए 18th सेंचुरी का मतलब हुआ ये 18th सेंचुरी कंप्लीट, और ये शुरू कब हुआ था, 1701 में। हैव गॉट इट? यानी कि इस दोनों के बीच का ये जो 100 साल है वो आपका कहलाएगा 18th सेंचुरी। इज इट क्लियर टू यू? देखिए यहां पर 1800, देखिए 18वीं सदी यानी 1800, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 1701 से लेकर के 1800 ये आपका 100 इयर्स का फेज। अब इसका फर्स्ट हाफ क्या होगा, देखिए 1701 से लेकर के 1750 ये आपका फर्स्ट हाफ हुआ, और 1751 से लेकर के 1800 तक ये आपका सेकंड हाफ हुआ। और देखिए इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं ईयरली 18th सेंचुरी, ऐसे कह सकते हैं लेटर 18th सेंचुरी। ये भी वर्ड आपको बार बार मिलेगा। ये हिस्ट्री का कॉमन तरीका होता है ईयर्स को डिपिक्ट करने का। तो मैंने आपको बताया इसका नाम क्या था, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, ईयरली, लेटर, हम लोग ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर वापस। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी इंग्लैंड में, वो भी सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, बोले तो ये वाला एरिया में, मतलब कि 1751 से लेकर के 1800 तक वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। लेकिन फ्रांस में वही काम और जर्मनी के स्टेट में वही काम कब होने लगा बच्चा, 19th सेंचुरी में। तो उसी तरीके से 19th सेंचुरी बोल रहे हैं, यानी कि 1900 इधर, अगर 1801 से शुरुआत, यानी कि ये बहुत देर में शुरू हुआ। वहां पे शुरुआत कहाँ हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंग्लैंड में। तो देखिए हम अभी कारण जान रहे कि कैसे इमर्ज हुआ न्यू मिडिल क्लास, कौन कौन लोग थे इसमें, ये सब कुछ जानते हैं हम लोग सारे रीजन के साथ। तो चलिए हमने देखा पहले कि प्रोडक्शन ऑफ मार्केट की वजह से इमरजेंस होने लगा किसका, कमर्शियल क्लासेस का, और टाउन्स ग्रो करने लगे। फिर हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में पहले आया और बाद में आया फ्रांस और जर्मनी के हिस्सों में। अब देखिए ये जो नया सामाजिक समूह जो उत्पन्न हुआ इसे हम लोग वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कहते थे, क्योंकि ये काम करती थी फैक्ट्रियों में काम करती थी, इसलिए इसका नाम उसी तरीके से पड़ा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, यानी वैसी जनसंख्या जो काम करने वाली है। दूसरी देखिए मिडिल क्लासेस में कौन कौन आते थे, देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति हो गए, व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, और प्रोफेशनल बोलते हैं ये किसी खास कार्य में ये महारथी होते हैं।
इसलिए इनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं। दे विल वर्क ओनली फॉर मनी, यू पे देम, दे विल वर्क फॉर यू, ओके। दे आर स्पेशल वर्कर, स्पेशलाइज्ड, ओके। तो हमने यहाँ पे तीसरे पॉइंट में देखा ये नए सामाजिक ग्रुप जो था वो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स उसमें शामिल थे। अब आते हैं आखिरी पॉइंट में। यहाँ पर ये जो लोग थे पढ़े लिखे लोग थे बच्चों, ये पढ़े लिखे लोग थे। दूसरी बात, ये लिबरल मिडिल क्लासेस थे। लिबरल बोलने का मतलब हुआ कि वो बिलीव करते थे फ्रीडम में, इक्वालिटी में, समझ आई बात। इसीलिए ये क्या थे, ये डिमांड कर रहे थे लगातार इन चीजों की। और देखिए इनके आइडियाज थे, ये हमेशा राष्ट्र की एकता की बात करते थे, राष्ट्र को जोड़ने की बात करते थे। जोड़ने की बात हम लोग आगे के पैराग्राफ में अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग देखेंगे तो कैसे इन लिबरल लोगों ने सबको जोड़ा ये भी देखेंगे हम लोग। आगे देखिए, एबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। तो देखिए अभी हमने देखा अरिस्टोक्रेसी, तो अरिस्टोक्रेसी को बहुत सारा प्रिविलेज मिलता था, तो उसके खिलाफ ये हमेशा आवाज उठाते थे। तो यहाँ पर हमारा ये मिडिल क्लासेस खत्म होता है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ऊपर से नीचे तक सारे पॉइंट्स को बता देता हूँ ताकि आपके प्रॉब्लम पूरी तरीके से दूर हो जाए। पहला पॉइंट ये था कि प्रोडक्शन ऑफ फॉर द मार्केट के कारण यही आधार बना कि टाउन्स डेवलप होने लगे और कमर्शियल क्लासेस का उत्पत्ति हुआ। आगे देखिए, आगे यहाँ पे हमने देखा 19th सेंचुरी में फ्रांस और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जबकि सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि नए नए सामाजिक समूहों का जन्म होने लगा, जहां पर एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लासेस, जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग शामिल थे, उसमें बिजनेसमैन शामिल थे, प्रोफेशनल्स शामिल थे, और एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस जो थे वो नेशनलिटी की बातें करते थे और अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस की बात किया करते थे। 2.1 अभी क्लियर किया हम लोगों ने। अब हम चलते हैं 2.2 में। आपको पता है ये 2.2 जो हमारा है ये चैप्टर 1 का ही है, इसीलिए हम इसे 1.2.2 भी कहें तो कोई गलत आपको नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए इस चीज को, ठीक है। ये हमारा मेन चैप्टर हुआ, ये हमारा उसके बीच का जो सब जो चैप्टर है वो हो गया और ये पॉइंट हो गया। तो देखिए आपने वहां पे देखोगे पेज नंबर 9 में आपको 2.2 मिलेगा, जहां आपको लिखा हुआ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इसका मतलब हुआ उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या था। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले लिबरलिज्म को समझ लें। लिबरलिज्म जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। पहले ये जान लीजिए, ये जो लिबर है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री यानी आजाद। तो चलिए ये तो पहले इसका वर्ड का मतलब हो गया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म तो आपको बताना है हाउ लिबरलिज्म इज स्टूड फॉर। तो बताया लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर व्हिच मींस फ्री। अब फिर आगे आप बताइएगा अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग अलग था। तो देखिए मिडिल क्लास लोगों के लिए फॉर मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म का दो मतलब था। पहला उन्हें क्या चाहिए थी बच्चों, स्वतंत्रता चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए था, ठीक है, सारे लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी चाहिए थी। और दूसरा ये इक्वालिटी चाहिए था, हर एक मतलब जो भी कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। ये तो हो गया आपका मिडिल क्लास के लोगों के लिए, ये दो चीजें इसका अर्थ निकलता था। अब देखिए अगर हम राजनीतिक तौर पे, तो राजनीतिक तौर पे इसका मतलब था सरकार ऐसी हो जो सलाह मशवरे से चले। कॉन्सेंट माने सलाह मशविरा, एम्फेसाइज का मतलब होता है बल देना। मतलब ये जो राजनीतिक तौर पे लिबरलिज्म इस बात पे बल देता था कि सरकार जो है वो सलाह मशविरा से चलाई जाए। अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म का मतलब क्या था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहता क्या था कि एंड होना चाहिए किसका, अरिस्टोक्रेसी का एंड होना चाहिए, और एंड होना चाहिए किसका, क्लेरिकल प्रिविलेजेस का। क्लेरिकल प्रिविलेजेस बारी बारी से समझेंगे हम लोग। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब मोनार्की, मोनार्की का खात्मा होना यानी राजतंत्र का समापन होना। और ये जो भी क्लर्कीज थे,
ये जो क्लर्जी थे उनको जो विशेषाधिकार मिलते थे, ये दोनों को खत्म करना ही फ्रेंच रेवोल्यूशन का मकसद था। और आगे देखिए लक्ष्य क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, एक संविधान की शुरुआत हो, ठीक है, और एक ऐसी सरकार हो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब प्रतिनिधित्व वाली सरकार हो। समझ आई बात? जो शासन करे किसके थ्रू बच्चों? पार्लियामेंट के थ्रू। यानी आपको एक बार फिर से समझ लीजिए सारी चीजों को बारी बारी से। लिबरलिज्म नेशनलिज्म का मतलब समझते हैं हम लोग शुरू से। लिबरलिज्म का मतलब होता है, ये आया लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री। मिडिल क्लासेस के लिए एक क्या था, दो डिमांड। पहला डिमांड कि हर एक इंडिविजुअल को आजादी मिले और हर एक इंडिविजुअल कानून के समक्ष क्या हो, समान हो। राजनीतिक तौर पे अगर हम ऐसा कहें तो यह बल देता था कि सरकार सलाह मशवरा से चले। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ था क्या कि एंड होना चाहिए ऑटोक्रेसी का और क्लरिकल प्रिविलेजेस का समापन होना चाहिए, और एक संविधान और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू चले। यहाँ देखिए एक पॉइंट और है, देखिए ये वाला थोड़ा सा बस हम लोग समझेंगे, बस ये हमारा खत्म हो जाता है। 19वीं सेंचुरी जब आया तो लिबरलिज्म के माने मतलब में थोड़ा सा बदलाव आया। यानी कि अब अगर आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आपको इसे कोई नहीं छीनेगा, मतलब आपको इसका अधिकार है, आपको इससे वंचित नहीं किया जाएगा। ये 19वीं सेंचुरी के लिबरल लोगों ने यह अधिकार को लाया था, मतलब इसके लिए वो प्रयत्न कर रहे थे। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि कैसे लिबरल नेशनलिज्म का मतलब अलग अलग होता है। हम लोग आगे देखेंगे वोटिंग राइट्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कैसे अलग अलग जर्मनी के स्टेट्स में मेजरमेंट और जो यूनिट्स वगैरह जो थे डिफरेंट थे। तो तब तक के लिए बच्चों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, लेकिन वापस हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में। थैंक यू।